तो स्टूडेंट फर्दर एप्लीकेशन देखने वाले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का। अच्छा स्टूडेंट पहले ये बताओ जाइगोट क्या होता है? जाइगोट, व्हाट इज ए जाइगोट? जाइगोट, एम्ब्रियो और फ्यूटस में क्या अंतर है? वेरी गुड। देखो बच्चा कैसे जन्म होता है? फ्यूजन से, है ना, एग से और स्पर्म से, दोनों मैच किया, दोनों मिला तो जाइगोट बना। और ये 4 दिन में हो रहा होता है। इसका जो लाइफ टाइम होता है 4 दिन में बनता है। उसके बाद एक बायोप्लास्ट करके एक स्टेज आता है। अब बायोप्लास्ट के बाद तुम्हारा एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो तुम्हारा 8 वीक्स तक रहता है। और 8 वीक्स से लेके आय का जो यात्रा होता है वो फ्यूटस का यात्रा होता है। जब तक बच्चा जन्म ना ले ले गर्भ से तब तक वो फ्यूटस है। तो फिर से मैं दोहराता हूँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो क्रिएट होता है वो तुम्हारा क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। मदर का एक सेल, फादर का एक सेल, जो दोनों कंबाइन हुआ तो उसको बोलेंगे जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन होने में 1 से लेकर 4 दिन का यात्रा होता है। 4 दिन के बाद वो फिर दूसरे स्टेज में जाता है, इसको बायोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोप्लास्ट के बाद तुरंत वो मूव करता है तुम्हारा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो 8 वीक्स तक रहता है। ठीक है, 8 वीक्स तक रहता है, यानी कि 1 वीक से लेकर 8 वीक्स कह सकते हो। 1 वीक से लेकर 8 वीक्स तक एम्ब्रियो रहेगा। और 8 वीक्स के बाद जब तक बच्चा का जन्म ना हो जाए तब तक वो क्या कहलाएगा? फ्यूटस कहलाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो देखो विद दिस माइंड समझते हैं स्टेम सेल। देखो उससे पहले हम लोग थोड़ा बॉडी का बहुत सारा चीज़ समझते हैं। बॉडी में कितना ट्रिलियन हमारा सेल होगा, नहीं बन तो रहा है देखो एक सेल से। जाइगोट तो कंबाइंड एक सेल हुआ, एक सेल इधर से एक सेल और कंबाइंड करके 1 सेल हुआ, और फिर वो इतना सेल डिविजन्स होगा कि पूरा ह्यूमन बॉडी का क्रिएट हो जाएगा। और उसको 9 मंथ लगता है ना गर्भ में रहने में। अब ये समझो कि किडनी सेल है ना, सेल किडनी में बहुत सारा सेल, लिवर में बहुत सारा सेल, इंटेस्टाइन में बहुत सारा सेल। तो जो पहले जो सेल है ना वो सेल पहले अनस्पेशलिस्ट है, और वही अनस्पेशलिस्ट सेल बाद में जाके स्पेशलिस्ट बन गया, यानी कि स्पेशलाइज्ड बन गया धीरे धीरे। जैसे किडनी का सेल देखोगे तो पहले क्या था, वो अनस्पेशलाइज्ड था, वो किडनी सेल नहीं था, बट वही अनस्पेशलाइज्ड सेल मल्टीप्लाई होते 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 स्पेशलाइज्ड सेल बन गया। स्पेशलाइज्ड सेल बन गया और वही कहीं कि उसने एक ऑर्गन को जन्म दे दिया, और उस ऑर्गन को हम किडनी कह रहे हैं। सेम फॉर न्यूरन सेल ऑल्सो। शुरू में वो अनस्पेशलाइज्ड था और वो कंबाइन होते 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 तुम्हारा क्या है कि न्यूरॉन सेल क्रिएट कर दिया, यानी कि ब्रेन क्रिएट कर दिया, तो एक स्पेशलाइज्ड सेल बन गया। तो होता क्या कि अनडिफ्रेंशिएटेड अनस्पेशलाइज्ड सेल मल्टीप्लाई होके 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 जब ऑर्गन बन जाता है तो उस समय वो स्पेशलाइज्ड सेल बन जाता है। बात समझे? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ जाओगे। देखो स्टेम सेल्स, देखो जानते हो कि वी ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, स्पर्म फ्यूजेस विथ एग टू फॉर्म ए फ्यूज जाइगोट। जाइगोट बना ना, मदर और फादर का सेल से जाइगोट बना तुम्हारा। स्पर्म जब एग के साथ फ्यूज किया तो बना जाइगोट। ये जो सिंगल सेल्ड जाइगोट है ये सिंगल सेल्ड है। अभी मत कहना कि मदर का है इधर के 2 हुआ, नहीं एक हुआ है, कंबाइन होके एक बनाई है। और ये डिवाइड होके होके तुम्हारा क्या एम्ब्रियो बनेगा, बायोप्लास्ट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, तो बाद में जाकर ये फ्यूटस बनेगा। 8 वीक्स के बाद ये फ्यूटस बनेगा। कोई दिक्कत समझने में? फ्यूटस बन गया 8 वीक्स के बाद। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो एक जो सिंगल सेल जाइगोट तुमको देख रहा था, बताओ एक सिंगल सेल से इंटायर ह्यूमन बॉडी बन गया, और अलग अलग ऑर्गन भी है, किडनी भी है ना, लीवर भी है, गट भी है, इंटेस्टाइन भी है, हेड भी है, सब कुछ बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 सेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म। एक सेल काफ़ी एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, देख रहे हो। और यही जो प्रॉपर्टी है कि एक सेल काफ़ी एक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए, जिसमें ढेर सारा ऑर्गन्स होगा, इसी पोटेंशियल को, इसी क्षमता को टोटी पोटेंसी कहा जाता है। वेरी वेरी वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड, यह भी आएगा, बार बार जिक्र होगा, टोटी पोटेंसी। तो क्या होता है टोटी पोटेंसी का मतलब? एक सेल का क्षमता जिसकी वजह से वो पूरा क्या बन सकता है, एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, या ह्यूमन बॉडी बन सकता है। यदि ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन से पर्सपेक्टिव से बात करें तो ह्यूमन बॉडी बन सकता है, या एनिमल का करोगे तो एनिमल बनेगा, वो एनिमल के सेल से पूरा एनिमल बनेगा। समझ में आ गया ना? तो वही लिखा गया स्टूडेंट कि 1 सेल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑर्गेनिज्म।
यही क्षमता को हम क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी कहते हैं, विच मीन्स द एबिलिटी टू डेवलप ए कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। होप सो तुमको पूछा जाएगा टोटिपोटेंसी क्या है तो बता दूंगा, अभी आएगा, जिक्र आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, यही बताएगा कि ये सब हो रहा है। देखो लिवर सेल, देखो एक स्टेम सेल है। अब देखो कैसे अंतर होगा, एक स्टेम सेल और एक लिवर सेल, ठीक है, ब्लड सेल, क्या अंतर है? देखो शुरू में जो स्टेम सेल है ना वो अनस्पेशलाइज सेल है, वो कैटेगरी नहीं है, बट वही स्टेम सेल जो कि अनस्पेशलाइज था वही मल्टीप्लाई होते 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 स्पेशलाइज्ड बन गया, और वो कोई इंटेस्टाइनल सेल बन गया, कोई लिवर सेल बन गया, कोई ब्लड सेल बन गया, तो अलग अलग बन जा रहा है, तो वही मल्टीप्लाई होकर स्पेशल सेल बन जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, स्टेम सेल मतलब अनस्पेशलाइज सेल है जो कि बाद में जाके स्पेशलाइज सेल बनता है। बात समझ में आया स्टूडेंट? देखो वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि व्हाट आर स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल होता क्या है? स्टेम सेल का मतलब है कि उसके पास क्षमता है डिवाइड होने का, यानी कि मल्टीप्लाई होने का, और बाद में जाके अल्टीमेटली स्पेशलाइज सेल बन जाने का। और स्पेशलाइज सेल बनने का मतलब स्पेशल ऑर्गन बन जाएगा आपका, क्योंकि किडनी में किडनी वाला सेल होगा, लिवर में लिवर वाला सेल होगा। शुरू में सब स्टेम सेल था, स्टेम सेल बनते 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 किडनी सेल बन गया, यानी किडनी ऑर्गन बन गया, वहाँ पे अब तुमको किडनी सेल मिलेगा। तो फर्स्ट वन क्या है तुम्हारा कि वो मल्टीप्लाई कर सकता है, अब मल्टीप्लाई करके वो स्पेशलाइज सेल का अचीव कर सकता है। स्पेशलाइज सेल का मतलब क्या है कि स्पेशलाइज ऑर्गन बन गया, वो ऑर्गन बन गया मतलब क्या, किडनी बन गया, गट बन गया, ब्रेन बन गया, एंड सो ऑन। दूसरा देखो, शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, इसी को बायोलॉजी में मिटोसिस कहा जाता है। माइटोसिस का मतलब क्या है कि जिस सेल के पास कैपेबिलिटी हो, समझे, कि और ज़्यादा सेल को वो प्रोड्यूस कर सके। तो स्टेम सेल का क्या परिभाषा हुआ स्टूडेंट, कि जो अनस्पेशलाइज सेल है वो डिवाइड करते 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 क्या हो गया तुम्हारा, स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो गया। और दूसरा क्या है कि उसके पास म्यूटेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि डिवीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ गए ना, ताकि वो ज़्यादा सेल प्रोड्यूस कर सके। देखो एक सेल से कितना ट्रिलियन सेल प्रोड्यूस हुआ है हमारे बॉडी में, और शुरू में सब स्टेम सेल था, सब स्टेम सेल था, और वही स्टेम सेल बन के जाके बाद में कोई स्पेशलाइज सेल बना तो किडनी सेल बन गया, और कोई जाके तुम्हारा लिवर सेल बन गया, एंड सो ऑन। आगे देखो, यही स्टेम सेल बोल, देख रहा है, स्टेम सेल लिवर सेल बन गया, न्यूरॉन सेल बन गया, ब्लड एंड इम्यून सेल बन गया, है ना, रेड ब्लड सेल बन गया, प्लेटलेट्स बन गया, सब अलग अलग बन रहा है। अब आगे देखो, आखिर ये स्टेम सेल मिलता कहाँ पे हमें? अब देखो यहाँ से ना थोड़ा गंभीर मामला है, बढ़िया समझा। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्टेम सेल से सब कुछ बन रहा है, यानी कि स्टेम सेल आगे मल्टीप्लाई होकर स्पेशलाइज सेल बन जाएगा। अभी स्टेम सेल क्या अनस्पेशलाइज्ड है, उसका हाथ पैर कुछ नहीं है, वो मल्टीप्लाई करके किडनी सेल भी बन सकता है, वो मल्टीप्लाई करके तुम्हारा वो भी बन सकता है, एंड सो ऑन। मगर ये सोचने वाली बात है, ह्यूमन एम्ब्रियो समझ रहे हो, 8 वीक्स के बाद जो है, करेक्ट, 8 वीक से पहले, और 8 वीक के बाद तो फ्यूटस बन जाएगा वो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है स्टेम सेल का वो एम्ब्रियो है। अब तुम चाहते हो कि तुम करिश्मा लाओ, किसमें? स्टेम सेल थेरेपी में, तो तुमको एम्ब्रियो को मारना पड़ेगा। इसका मतलब बुझने आ रहा है कुछ क्या बोल रहे हैं? तुम चाहते कि स्टेम सेल थेरेपी हो, स्टेम सेल थेरेपी, तो स्टेम सेल का मतलब क्या है, जो अनस्पेशलाइज सेल है, और अब वो अनस्पेशलाइज सेल से आप स्पेशलाइज सेल बनाना चाहते हो। जैसे कि ह्यूमन बॉडी को ऑर्गन का दिक्कत है ना, किडनी का बहुत किल्लत है वर्ल्ड में, है ना, बहुत किल्लत है। किडनी देखते हो ना, किडनी डायलिसिस प्रोसेस चलता है कि नहीं चलता है? आज ही कल में तुम्हारा दिल्ली में भी तुम्हारा डायलिसिस खोला गया है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, कल का ही रिपोर्ट था। तो प्रॉब्लम है। तो यदि ये सफल हो जाता, स्टेम सेल यदि पॉसिबल होता, तो किडनी तो आदमी जितना उससे भी ज़्यादा किडनी बन सकता था, बन सकता है ना। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल से तो कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। स्टेम सेल से तो हम किडनी बना सकते हैं, स्टेम सेल से हम लिवर बना सकते हैं, स्टेम सेल से हम इंटेस्टाइन बना सकते हैं स्टूडेंट। तो कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जब तुम एम्ब्रियो को टच करने जाओगे, आखिर एम्ब्रियो ही तुम्हारा स्टेम सेल है, फिर बाद में तो वो रूप बदल लेगा अपना, फिर वो स्पेशलाइज बनना शुरू हो जाएगा। जब तुम एम्ब्रियो को टच करोगे यानी कि तुम बच्चा मार रहे हो, तो अनएथिकल बात हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो तुम्हारे पास एक दूसरा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तरीका दूसरा होना चाहिए। ऐसे तो एम्ब्रियो से तुम सेल ले लोगे तो वो स्टेम सेल है, अभी डेवलप नहीं हुआ, बाद में जाकर डेवलप हो जाएगा।
और वो आइडेंटिफाई कर लेगा और किडनी बना लेंगे लेबोरेटरी में जाकर। कि जो गुड सोर्स ऑफ स्टेम सेल है वो एम्ब्रियो सेल है। एम्ब्रियो सेल को तुम टच नहीं कर सकते हो, टच करोगे तो फिर एथिकल इश्यू हो जाएगा। तो देखो वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे। ह्यूमन एम्ब्रियो एक गुड सोर्स है सेल्स के लिए, यानी कि स्टेम सेल जो कि टोटीपोटेंट है, वो तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर सकता है, अल्टीमेटली स्पेशलाइज्ड सेल को प्रोड्यूस कर सकता है। स्टेम सेल देखो, अब ये तुम्हारा हो गया ये एम्ब्रियो सेल। हाँ, स्टेम सेल्स तुम्हारा एडल्ट में प्रेजेंट होता है। एडल्ट मतलब क्या है कि एडल्ट मतलब वो बड़ा आदमी नहीं, यानी कि एम्ब्रियो के बाद का स्टेज, हाँ फ्यूटस के वाला स्टेज, क्योंकि एम्ब्रियो ही ताकि तुम्हारा अनस्पेशलाइज्ड सेल होगा। तो स्टेम सेल तुम्हारा एडल्ट में पाया जाता है। एडल्ट मतलब चिल्ड्रन में भी पाया जाएगा और एडल्ट बड़ा आदमी में भी पाया जाएगा। कहने का मतलब ये है, वो एडल्ट का मतलब आदमी एडल्ट नहीं है, एडल्ट का मतलब जो बच्चा हो गया, वो जो बाहर निकल गया है, अब उसको बदल नहीं सकते हो तुम। तो स्टेम सेल प्रेजेंट इन एडल्ट्स। अब देखो एडल्ट सेल क्या होता है, देखो अब एडल्ट तो सोचने वाली बात है। अब इसको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। स्टेम सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्टेम सेल को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक तुम्हारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एक नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है उससे तो बहुत कुछ कर सकते थे तुम, हाँ अनस्पेशलाइज से तुम स्पेशलाइज बना सकते थे, क्योंकि वो एम्ब्रियो स्टेज में है, इसलिए वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है। और दूसरा क्या है, नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज सेल है। जो नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेज सेल है वही तुम्हारा एडल्ट स्टेम सेल है, जहां से तुम बाकी कुछ नहीं कर सकते हो, वो बन गया। समझे ना? तो वही लिखा गया कि देखो जो एडल्ट स्टेम सेल है उसी को सोमैटिक सेल भी कहते हैं और इसी को नॉन एम्ब्रियोनिक सेल भी कहते हैं, जो कि बोन मैरो में मिलता है। बोन मैरो जानते हो ना, हड्डी का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोन मैरो कहते हैं, जहां आरबीसी भी बनता है, रेड ब्लड सेल भी बनता है। कोई दिक्कत है तुम लोग को? देखो, या फिर अदर ऑर्गन्स में भी मिल सकता है हमें, यानी कि नॉन एम्ब्रियोनिक सेल्स, समझ रहे हो ना, यानी कि जिसको एडल्ट स्टेम सेल भी कहते हैं या फिर सोमैटिक सेल कहते हैं। सोमैटिक वर्ड बहुत ज़्यादा जिक्र होता है स्टूडेंट, कई बार यूपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया है। जो सोमैटिक सेल्स है, जो नॉन एम्ब्रियोनिक सेल है, वो बोन मैरो में मिलता है, यानी कि हड्डी के ऊपर वाला हिस्सा में मिलता है, या फिर दूसरे ऑर्गन में भी मिल सकता है। हार्ट में मिल सकता है, ब्रेन में मिल सकता है, किडनी में मिल सकता है और इंटेस्टाइन में भी मिल सकता है। गट का मतलब होता है इंटेस्टाइन, समझे? एंड दे आर फाउंड एज अनस्पेशलाइज्ड सेल। ये क्या है कि ये जितने भी तुमको मिल रहा है, बोन मैरो में मिल रहा है, हार्ट में मिल रहा है, ब्रेन में मिल रहा है, किडनी में मिल रहा है, ये सब अभी अनस्पेशलाइज्ड सेल है। बट ये कहाँ पे रह रहा है? स्पेशलाइज्ड सेल के बीच में रह रहा है। क्यों? क्योंकि मिल रहा है तुमको किडनी में। किडनी में मतलब क्या है? बहुत पूरी तरीके से स्पेशल है वो, तो वहाँ पे यू आर गेटिंग। बट शुरू का जो एम्ब्रियोनिक था तो वो एम्ब्रियो में मिल रहा था, समझ गए ना? शुरू का जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल था वो एम्ब्रियो में मिल रहा था, और ये जो एडल्ट सेल कहो या फिर सोमैटिक सेल कहो या फिर नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहो, ये तुमको कहाँ मिल रहा है? बोन मैरो में मिल रहा है, किडनी में मिल रहा है। अब किडनी में मिलने का मतलब है किडनी में पहले से स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट है, उसके बीच में मिल रहा है तुमको। होप सो समझ में आ गया होगा। दिस सेल कैरी आउट द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब देखो ये जो स्टेम सेल्स है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है? भाई जो एडल्ट, जितना भी एडल्ट स्टेम सेल्स है, इसका काम क्या है कि जो पुराना डेड सेल है उसको रिप्लेस करना और हमारे बॉडी को फ्रेशनेस देना। जैसे हम अपना इंटेस्टाइन का बात करेंगे, पेट का बात करेंगे, तो पेट के अंदर कई सेल मर रहे हैं, प्रत्येक सेकंड मर रहा है, और प्रत्येक सेकंड तुम्हारा रिकवर हो रहा होता है, रिप्लेनिश हो रहा होता है, समझे? तो ये देखो, ये सब सेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेम सेल सब, स्पेशली तो एडल्ट स्टेम सेल, क्योंकि ज़रूरी है ताकि हमारा जो टिश्यूज़ है, टिश्यू मतलब क्या होता है? सेल से ही टिश्यू बनता है, उसको रिप्लेस करता है। एबिलिटी है इसके पास, एबिलिटी है कि यदि मान लो कि जो किडनी में जो स्टेम सेल पाया जाएगा उसी से तुम्हारा पूरा किडनी बन जाएगा, है ना? जो लीवर में जो सेल पाया जाएगा, लीवर सेल जो होगा उससे पूरा लीवर बन जाएगा। तो वही बोला कि इसके पास एबिलिटी है कि ये नंबर ऑफ सेल टाइप्स डिवाइड बना सकता है जहाँ पे वो पाया जाता है। यानी किडनी में जो स्टेम सेल पाया जाएगा जिसकी वजह से पूरा किडनी बन गया, जो लीवर में जो सेल पाया गया जिसकी वजह से पूरा लीवर बन गया, है ना? जो इंटेस्टाइन में जो पाया गया सेल, स्टेम सेल, उसकी वजह से पूरा इंटेस्टाइन बन गया। ये है कहने का मतलब। इसका मतलब क्या है कि दे कैन पोटेंशियली रीजेनरेट। इसका मतलब क्या है कि हम इंटायर ऑर्गन को एक छोटे से सेल से हम बना सकते हैं। स्टेम सेल इतना इंपॉर्टेंट है। और देखो ये इसलिए इंटरनल रिपेयर सिस्टम के लिए भी काम आता है, क्योंकि वो बार बार रिप्लेस कर रहा है और डिवाइड कर रहा है।
डिवाइडिंग विदाउट लिमिट टू रिप्लेस सेल इन द टिश्यू, यानी कि डिवाइड करके क्या कर रहा है तुम्हारा, वो चीज़ को मेंटेन कर रहा है जो हमें रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए। इन सम ऑर्गन्स जैसे कि बोन इंटेस्टाइन या बोन मैरो स्टेम सेल रेगुलरली डिवाइड, यानी कि बोन मैरो, ये बोन मैरो समझ रहे हो, गट का मतलब इंटेस्टाइन, बोन मैरो मतलब हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा, रेगुलरली वहाँ पे काम चल रहा होता है स्टेम सेल का। रेगुलरली वो क्या करता है, डिवाइड करता है ताकि वो रिपेयर कर सके और डैमेज टिश्यू को रिप्लेस कर सके। तो समझ रहे हो, ये इतना पावर है स्टेम सेल्स के अंदर। तो देखो यहाँ पे, तो जो स्टेम सेल पढ़े हो तो इसके समझो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम सेल्स। तो अभी जस्ट जान लिए, वही चीज़ बताया गया है कि स्टेम सेल कैपेबल है, वो डिवाइड हो सकता है और अपने आप को रिन्यू कर सकता है, बार बार रिप्लेस करके नया बना सकता है। सही बात है ना, नंबर 1। दूसरा क्या है कि वो अनस्पेसिफाइड है, और भी क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड है, और वो क्या है, अनस्पेशलाइज्ड है। अभी स्पेशलाइज नहीं है वो आगे जाके तुम्हारा स्पेशलाइज्ड बन रहा है जब वो किडनी का रूप ले रहा है तब। तीसरा क्या है, वही तीसरा बता दे रहा है कि वही आगे जाके वो स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स बन जाएगा। समझे ना, ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी है। एप्लीकेशन क्या होगा, कहाँ पे काम आएगा, देखो बहुत जगह काम है ये। स्टेम सेल का काम डेड सेल को रिप्लेस करने में भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और हो ही रहा है बॉडी में, ठीक है ना। या फिर जो टिश्यूज जो बर्बाद हो चुका है ब्लड कैंसर की वजह से या पार्किंसन डिजीज की वजह से, पार्किंसन जानते हो तुम लोग, ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, ब्रेन डिसऑर्डर जो होता है, हाँ पार्किंसन बहुत न्यूज़ में था 2 साल पहले 1.5 साल पहले। तो पार्किंसन डिजीज जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जिसमें कुछ ज़्यादा रिलीज हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, डिसऑर्डर हो जाता है, समझे। तो यदि ये प्रॉब्लम हुआ तो उस समय स्टेम सेल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो डेड सेल है, डेड टिश्यूज, उसको हटा देगा वो। सेकंड देखो, अभी देखो आखिर अभी ये सब जितने भी स्टेम सेल देख रहे हैं ना हम लोग, इस पे जो शोध हो रहा है सब नेशन स्टेज पे है। जैसे देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी पूरा नेशन स्टेज पे है। इससे पहले भी हम लोग देख रहे थे ना, पूरा अर्ली स्टेज पे है, बाद में जाके ये देगा। जो जीन थेरेपी भी बहुत अर्ली स्टेज पे है, कल बताए थे कंसर्न क्या है हमारे लिए। देखो अभी तक हम तो ये बोले हैं स्टूडेंट कि कहाँ कहाँ नहीं मिल सकता है। अभी जस्ट बोले कि बोन मैरो में मिल सकता है ना, किडनी में मिल सकता है, लिवर में मिल सकता है। तो अभी तक कौन सा स्टेम सेल को यूज़ किया जा रहा है? अभी तक जो तुम्हारा बोन मैरो में मिलता है, बोन मैरो में जो एडल्ट सेल है तुम्हारा, वही ब्लड से आरबीसी के ब्लड से रिलेटेड जो सेल होगा, जो बोन मैरो से निकलेगा, उसी को यूज़ किया जा रहा है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। कहने का मतलब ये है, बोन मैरो का मिलने का मतलब है कि जहाँ पे आरबीसी का भी अड्डा होगा, क्योंकि बोन मैरो से ही आरबीसी बनता है, यू नो डैट। तो जो आरबीसी वाला जो सेल है जो कि बोन मैरो से बनना, उसको यूज़ किया जा रहा है एज ए स्टेम सेल के रूप में डिजीज को खत्म करने के लिए, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। बाकी है हमारे पास, लिवर सेल में भी अटैच है, किडनी में भी है, गट में भी है, बट उसको यूज़ अभी नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये अभी स्टेज क्या है, अर्ली स्टेज में है। होप तो समझ में आ गया होगा ये स्टेम थे। तो इसलिए 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लेना बाबू, पूछ सकता है सिविल सर्विस सब क्वेश्चन में कि अभी तक कहाँ तक गया है और किसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो बोन मैरो वाला, तुम्हारा आरबीसी वाला स्टेम सेल का। थर्ड देखो, स्टेम सेल थेरेपी को टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखो डायबिटीज़ बहुत तरह का होता है, जो टाइप 1 है उसके लिए भी किया जा सकता है। दूसरा बात ये है कि देखते हो ना, जो एसिड अटैक विक्टिम होते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, उसके लिए मूवी भी आया था एक, है ना। तो स्टेम सेल हम यूज़ कर सकते हैं वही ट्रांसप्लांट करने के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए, और स्पेशली जो बर्न विक्टिम है, स्किन रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा बात है। जो बेचारा एसिड अटैक होकर चेहरा पूरा जल गया, आप स्टेम सेल से वो क्रिएट करके लगा सकते हो उसके ऊपर, हाँ रिकवर हो जाएगा उसके बाद। हाँ बिल्कुल, स्टेम सेल से हो जाएगा रिकवर। दूसरी बात है कि जब हमारा स्पाइनल कर्ड, देखो स्पाइनल कर्ड इंजरी हुआ तो पैरालिसिस हो जाएगा, जो कि अभी नॉर्मली ठीक नहीं कराया जा सकता है, बट स्टेम सेल से आप ठीक कर सकते हो, समझे। और हाँ, आई से रिलेटेड भी डिजीज ट्रीट हो सकता है स्टेम सेल थेरेपी से। टीथ और हेयर का जो प्रॉब्लम है वो भी स्टेम सेल से खत्म हो सकता है, ठीक हो सकता है। इसका मतलब वाइडर ऑब्लिगेशन है। देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे देखो दिखाया गया, बोन के ऊपर बोन मैरो है ना, वहाँ से देखो स्टेम सेल निकाल लिया, वही देखो आरबीएस, इसलिए बोले थे रेड ब्लड सेल वहाँ जो क्रिएट होता है, वही सेल यूज़ कर रहे हैं हम लोग अभी स्टेम सेल थेरेपी में, समझ रहे हो ना, वही दिया गया है। अब यहाँ देखो कंट्रोवर्सी, वही मैं बोल रहा था, कंट्रोवर्सी क्या है, तो फिर कंट्रोवर्सी है और इसका सोल्यूशन क्या है, अभी सोल्यूशन भी नजर आएगा। तो देखो जानते हो कि 2 तरह का स्टेम सेल, एक एडल्ट स्टेम सेल और एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, सही बात है ना। अब देखो एडल्ट स्टेम सेल को निकालना कितना मुश्किल है, बोन मैरो से ही निकल रहा है,
है ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कंट्रोवर्सी है तुम्हारा स्टेम सेल थेरेपी के आसपास। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मस्ट बी ऑब्टेन, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को आप निकालना चाहते हो तो आप एम्ब्रियो से ही निकालोगे, और जो कि एम्ब्रियो आपका 8 वीक का पीरियड है उसका, तो उसको छेड़छाड़ करने का मतलब बच्चा को मारना हुआ, आगे जाके फ्यूटस ही नहीं बनेगा, अनइथिकल इशू होगा। देखो वही बोला। तो एम्ब्रियोनिक सेल्स आर सेपरेटेड, उसको सेपरेट कर सकते हो, अब मेंटेन कर सकते हो लैब में एम्ब्रियोनिक, और उसके बाद क्योंकि आपने रोक दिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं होगा, आगे फ्यूटस नहीं बनेगा, जिसने आपने रोक दिया, तो मैनी पीपल को ऐसा लगता है कि ये किलिंग ऑफ चाइल्ड है, बच्चा को मारना हुआ एक तरफ से। ऐसे ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगा पूरा कंट्री में। गरीब का मान लो कि एम्ब्रियो तुम निकाल ले रहे हो, एक गरीब महिला का, वो भी दे रही है, क्या दिक्कत है, उसको पैसा कमाई हो रहा है, तो बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो सकता है स्टूडेंट। तो वही बोला जा रहा है कि बहुत पीपल कहते हैं कि यदि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को एम्ब्रियो से निकाला जाए तो ये बच्चा को मारने के बराबर है। लीगली एम्ब्रियो जो होता है वही ह्यूमन लाइफ ही है, वो एक तरह से ह्यूमन लाइफ ही बन गया, वो आगे जाके ह्यूमन लाइफ ही का रूप लेगा, इसलिए उसको भी आर्टिकल 21 मिलेगा, राइट टू लाइफ है उसके लिए भी, तो मुद्दा उठा है। तो अब देखो ये भी बोल रहा है कि इसकी वजह से देखो ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाएगा एम्ब्रियोज का, और जो गरीब आदमी है वो एक्सप्लॉइट किए जाएंगे। बात समझे ना। तो अब क्या करें, तो अब मेरे पास एक साधन है, उसी साधन का नाम है इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, एक नया मेथोलॉजी, इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ये जापान का साइंटिस्ट लोग है, ठीक है। देखो इसने कहा ठीक है कोई घबराने वाली बात नहीं है, तरकीब करेंगे। तो क्या है कि एडल्ट स्टेम सेल को, है ना, या फिर इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल को हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें इतना एथिकल डायलेमा नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट एडल्ट सेल्फ निकालना ये अपने आप में चुनौती है, क्योंकि अभी तक तो बोन मैरो से ही निकाल पाए हो तुम, किडनी से कहाँ निकाल पाया, चैलेंज है कि नहीं है। तो आखिर क्या है ये, देखो आखिर ये क्या है, तो देखो आगे देखते हैं। देखो जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है शायद, हाँ नोबेल प्राइज़ मिला है। देखो तो बढ़िया समझो, ये जी गॉर्डन और सीना यामानाका, ठीक है, यामानाका है जी, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। बाबू देखो तुम ही लोग को देख रहा है ठीक से कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तुम लोग देखा है, तो टोटीपोटेंसी आएगा यहाँ पे। देखो पहले वर्ड समझो, क्या है तुम्हारा इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल। अब देखो यहाँ पे समझना, अच्छे से समझना है, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम है इसका। नंबर 1 देखो, जो अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल है, अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल का मतलब जो अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल है, जो कोई रूप नहीं लिया है, कोई ऑर्गन का रूप नहीं लिया है, जिसके पास कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने का, वो फिर बाद में जाकर डिफरेंशिएटेड सेल बनता है, वी नो डैट। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, बट बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल दे कैन बी टर्न इनटू iPSC। अब देखो लोग क्या बोल रहा है कि एम्ब्रियोनिक सेल को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल को निकालना मतलब एम्ब्रियो को मारने का बराबर है। तो ये लोग क्या किया, ये लोग ऐसा बोला कि चलो ठीक है, जो पहले से जो एडल्ट सेल है ना उसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे और एम्ब्रियो वाला सेल बना देंगे, रिवर्स कर देंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है आदमी को, क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल पे ले जाओगे तब तो कुछ भी बना सकता है, किडनी बनाओ, लिवर बनाओ, जो भी बनाओ बना सकते हो, बैक ले जाना। अब तुम एम्ब्रियो से एम्ब्रियोनिक सेल नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वो जीवन है, राइट टू लाइफ है। हाँ, जब एडल्ट स्टेम सेल से ऐसा चीज़ निकालो कि एम्ब्रियो बन जाए, रिवर्स कर दो, ये तो हो ही सकता है ना, वही किया है लोग। देखो अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल आमतौर पे क्या होता है, डिफरेंशिएटेड सेल बनता है, बट जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देंगे तो हम डिफरेंशिएट जो सेल है वो तुम्हारा iPSC बन जाएगा। iPSC बनने का मतलब एम्ब्रियोनिक सेल बनना हुआ, बट आदमी के इंटरवेंशन से बना है, इसलिए बोलते हैं कि इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, और वो कुछ नहीं तुम्हारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ही है। नंबर 2 में देख लो, रिवर्स कर दिए ना, तब उसमें जो बनाना बनाओ, किडनी बनाना है, कुछ भी ऑर्गन बनाओ तुम बैठ के। तीसरा देखो, तो वही बोल रहा है कि जो इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल होगा, इसके पास भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वही प्रॉपर्टी होगा जो तुम्हारा ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के पास होता है, यानी कि इसके पास भी टोटीपोटेंसी होगा। समझ गए ना, ये आगे बढ़ सकता है, स्पेशलाइज बना सकता है, तो तुम्हारा जो ह्यूमन ऑर्गन का जो है ना प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो दे आर मैनी मोर डिफरेंशिएटेड सेल इन आवर बॉडी, हमारे पास ऐसा बहुत सारा डिफरेंशिएटेड सेल है, यानी कि स्पेशलाइज सेल है एज कम्पेयर टू अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो जितने भी डिफरेंशिएटेड सेल है जो स्पेशलाइज है उसको पहले अनस्पेशलाइज कर ले,
अब फिर उसके बाद हम बना सकते हैं, यानी कि अनस्पेशलाइज करने का मतलब एम्ब्रियोनिक सेल बना ले, उसके बाद फिर हम स्पेशलाइज बना लेंगे। सो ए लार्ज नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल यानी कि अनस्पेशलाइज सेल कैन बी मेड, पेशेंट का अपना ही डिफरेंशिएटेड सेल से निकाल लिए, ठीक है ना, उससे निकाल लिए और निकाल के फिर एम्ब्रियो वाला ले गए, बल्कि हम एम्ब्रियो को टच नहीं कर रहे, यहाँ से रिवर्स जा रहे हैं, वही चीज़ लिखा गया, और उससे हम लोग बिना एम्ब्रियो को मारे हुए भी हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बना सकते हैं। इस डिस्कवरी के लिए स्टूडेंट देख रहे हो ना, इस डिस्कवरी के लिए जॉन बी गॉर्डन को और सीना यामानाका को, क्या है, यामानाका को नोबेल प्राइज मिला है 2012 में। अपलोड होना चाहिए स्टूडेंट इस चीज़ को लेके। देखता है जो पढ़ाने में इतना दिक्कत होता है वो बना दिया उस आदमी ने। इतना इजी से नहीं बनाया होगा जितना इजी से हम बना रहे हैं, बात समझ रहे हो ना, तो हार्ड है। देखो अदर इश्यू क्या क्या है, ये जो तुम देख रहे हो इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, ये अभी भी फुली ऑपरेशनल नहीं है, फुली फंक्शनल नहीं है, नेशन स्टेज में है। मेजर चैलेंज है, आगे क्या होगा भगवान जाने, ठीक है ना। तो अभी ये क्या कि ये इंक्लूसिव ट्रीटमेंट नहीं है, हो सकता है एक्सपेंसिव हो, बहुत महंगा हो, तो गरीब आदमी तो कहाँ कवर होगा इसमें, और मिसयूज होने का चांसेस है। स्टूडेंट समझ गए, कदम।